तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन डिपेंड करेगा साइज पर। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन डिपेंड्स ऑन साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। यानी जिस कटायन या एनायन का साइज जितना छोटा होगा, दे हाइड्रेटेड एज वेल एज देयर साइज डिक्रीजेज एंड एनर्जी रिलीज इज। और इसलिए जैसे देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट अगर हम लोग लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीरियम और फ्रांसियम, तो लिथियम प्लस का हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है सोडियम प्लस से, सोडियम प्लस का पोटेशियम प्लस से, पोटेशियम का रूबिडियम प्लस से, एंड रूबिडियम प्लस से का ज़्यादा सीजियम से। उसी तरह से जब सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट लेंगे तो बेरिलियम प्लस 2 का इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, इससे मैग्नीशियम से ज़्यादा होगा, कैल्शियम से, और कैल्शियम का ज़्यादा होगा स्ट्रोंशियम से, एंड सो ऑन। यानी साइज पर ध्यान दीजिए, एस ब्लॉक में आप लोग पढ़े होंगे, साइज पर डिपेंड करता है हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो अगला आप जरा देखिए, सॉलिड, अगर मोलेकुलर सॉलिड है तो फिर से एक बार मैं रिवाइव करा रहा हूँ कि मोलेकुलर सॉलिड तीन क्लास में क्लासीफाई हुए। तो पहला मोलेकुलर सॉलिड जो था वह नॉन पोलर मोलेकुलर सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम व्हिच सॉलिड कंस्टिट्यूटेड। दूसरे क्या होंगे, पोलर मोलेकुलर सॉल्वेंट होंगे। तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलेकुलर सॉल्वेंट होगा, सॉलिड होगा। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलेकुलर सॉलिड में एक पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक वाटर का था, जिसमें सभी वाटर मोलेकुल सॉलिड स्टेट में टेट्राहेड्रली 4 डिफरेंट वाटर मोलेकुल से अरेंज होते थे। और इस H2O के कैरेक्टरिस्टिक फीचर का, यानी डेंसिटी ऑफ सॉलिड वाटर लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाज अराइजेज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसमें चार वाटर मोलेकुल टेट्राहेड्रली सराउंडेड होगा, 4 वाटर मोलेकुल से एक वाटर मोलेकुल टेट्राहेड्रली सराउंडेड होगा, और इसमें ढेर सारे वैकेंट स्पेस रहेंगे, वॉइड रहेंगे। और इस ढेर सारे वैकेंट स्पेस और वॉइड के होने के चलते इसके डेंसिटी कम हो जाते हैं, एंड दैट्स वाई सॉलिड आइस फ्लोट ओवर लिक्विड वाटर। अब आयोनिक सॉलिड में हमने कहा कि आयोनिक सॉलिड इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ कटायंस एंड एनायंस, और इस कटायंस और एनायंस से जो मिलकर के बना हुआ है, तो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते इसके क्रिस्टल का स्ट्रक्चर फिक्स्ड होगा और इसके मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे। जितने आयोनिक सॉलिड होंगे उन सभी आयोनिक सॉलिड का इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में नहीं कंडक्ट कर पाएंगे, बिकॉज इन सॉलिड स्टेट आयंस withheld strongly ions withheld strongly, and hence they can't free to move, and hence they are unable to conduct electricity। लेकिन अगर इसी सॉलिड को अगर मोल्टेन स्टेट में ले लेंगे, अगर इसी आयोनिक सॉलिड को अगर मोल्टेन स्टेट में आप लेते हैं, या इसको किसी पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूशन के फॉर्म में लेते हैं, तो वहाँ पर आयंस क्या हो जाते हैं, free and mobile, and which is resulting in free and mobile ion, which results in conduction of current electricity। तो यह क्या हो जाएगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तभी करेगा जब वो मोल्टेन स्टेट में हो या सॉल्यूशन के फॉर्म। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर आयोनिक सॉलिड के एक और हमने लास्ट में डिस्कस किया था, वो क्या था कि पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। पोलर सॉल्वेंट अगर आप लेते हैं तो उसमें आयोनिक सॉलिड, पोलर सॉल्वेंट में आयोनिक सॉलिड सॉल्युबल होंगे। लेकिन अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो उस नॉन पोलर सॉल्वेंट में आयोनिक सॉलिड को अगर आप डिजॉल्व कराएंगे तो ये आयोनिक सॉलिड इनसॉल्युबल हो जाए। और इस
पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होने का कारण वही जहाँ से अभी हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था, इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन या इंथाल्पी ऑफ सॉल्वेशन। इसमें क्या होता है, जब किसी कटायन को डिजॉल्व कराते हैं तो उस कटायन के चारों तरफ या एनायन के चारों तरफ जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्वेंट के, पोलर सॉल्वेंट के, तो अपोजिट फेस से उसको सराउंड करता है। तो कटायन के चारों तरफ भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सराउंडेड करेंगे कटायन को भी, और एनायन को भी पोलर सॉल्वेंट सराउंड करेगा चारों तरफ। नाउ लेट अस कंसीडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबिलिटी। ये जो पोलर सॉल्वेंट आपका है, इस पोलर सॉल्वेंट के एक फेस पर आपका क्या है, डेल्टा माइनस, और दूसरे फेस पर क्या है, डेल्टा प्लस। पोलर सॉल्वेंट का मतलब ही होता है, पोलराइजेशन का मतलब ही होता है सेपरेशन ऑफ चार्ज, यानी एक तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ज़्यादा, दूसरे तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी कम। तो अब कटायन को चारों तरफ से पोलर मॉलिक्यूल सचे में सराउंड करेगा कि इसका निगेटिव पोर्शन कटायन के तरफ रहे। नेगेटिव पोर्शन किसके तरफ रहे, कटायन के तरफ। अब इस डेल्टा माइनस और प्लस पॉजिटिवली चार्ज कटायन के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर, लाइकवाइज एनायन को इस तरह से सराउंड करेगा पोलर सॉल्वेंट कि उसका पॉजिटिव पोर्शन एनायन के तरफ रहे, यानी डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस एंड सो ऑन। अब अगेन यहाँ डेल्टा प्लस और माइनस के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और ये ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, वह ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिजल्ट्स इन रिलीज इन एनर्जी, और उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं इंथाल्पी ऑफ सॉल्वेशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन। इफ द पोलर सॉल्वेंट इज वाटर, ये पोलर सॉल्वेंट आपका है, पोलर सॉल्वेंट, और अगर यही पोलर सॉल्वेंट आपका वाटर है, तब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते जो एनर्जी रिलीज होगा कटायन एनायन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते, उसको हम लोग कहेंगे इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एंड इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन इज नॉट entirely different. This is the energy released when ionic solid dissolve in polar solvent. If polar solvent is water, the energy released is enthalpy of hydration, and if polar solvent is other than water, it is enthalpy of solvation. और अगर वाटर है तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, दूसरा कोई मॉलिक्यूल है तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन। अब यहाँ पर अभी हमने बतलाया कि जैसे जैसे किसी भी ग्रुप में हम लोग, जैसे मान लो कि हम ले रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फ्रांसियम। सेकेंड ग्रुप में हमने लिया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीजेज। और हम लोग जानते हैं कि इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन या इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है, वह इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है, यानी साइज कटायन या एनायन का अगर छोटा होगा तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और सॉल्वेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि साइज छोटा होने का मतलब पोलर मॉलिक्यूल उसके सेंटर से ज़्यादा क्लोज होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरा फॉर्मूला को ध्यान दीजिए। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के फॉर्मूला क्या थे हमारे पास, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर एंड कांस्टेंट के। तो चार्ज पर सिंगल फोल्ड डिपेंडेंसी है और डिस्टेंस पर डबल फोल्ड डिपेंडेंसी, यानी अगर कटायन और एनायन का साइज छोटा होगा तो ये ज़्यादा क्लोज आएगा, और डिस्टेंस जितना अपोजिट चार्ज के बीच डिस्टेंस जितना कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज्ड, यानी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एंड इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, एनर्जी रिलीज्ड ऑलवेज, एंड डिपेंड्स ऑन साइज। तो अगर जिसका साइज छोटा होगा उसका इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। तो देखिएगा कि फर्स्ट फ्यू मेंबर जो हैं वो हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाएंगे, लेकिन बाद के मेंबर हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं बनाते हैं। और मैग्नीशियम के हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाने का कारण क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड,
क्लियर। अगला सॉलिड हमारा है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड का जरा कैरेक्टरिस्टिक समझिए। इस मेटालिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हमारे हैं वह कर्नेल है और इलेक्ट्रॉन है। कर्नेल एंड इलेक्ट्रॉन द constituent particle of metal और जो फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, दिस इज द रीजन, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेटल। जितने भी मेटल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे या इंट्रिंसिक बिहेवियर होंगे, ऑल आर ओनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल में नहीं होता तो मेटल के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो नहीं होते। मेटल ना तो मैलिएबल होता, ना इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता, न लस्ट्रस होते, न सोरोनस होते, न ही मेटल के जो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना वो इक्विपोटेंशियल। सारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसके चलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन के। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मान लो कि हमने कोई एक मेटल का एटम लिया तो उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होते हैं, मान लो समथिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F से। अब अगर इस तरह के आइडेंटिकल ढेर सारे एटम को हम लोग एक क्लस्टर में लें और उस क्लस्टर में सॉलिड का हम लोग निर्माण करें, तो अब सिचुएशन ऐसा होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक एटम ये है जिसका इलेक्ट्रॉन है उसके न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, यहाँ भी न्यूक्लियस, यहाँ भी न्यूक्लियस, यहाँ भी न्यूक्लियस, यहाँ भी न्यूक्लियस, अगल बगल में सराउंडिंग में सभी तरफ अगल बगल के एटम के। अब इस इलेक्ट्रॉन को जितना यह न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा उतना ही यह करेगा, जितना ये कर रहा था ये भी अट्रैक्ट करेगा। और इस पर नतीजा क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड नाउ इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री टू मूव विद इन इंटायर क्रिस्टल ऑफ सॉलिड। अब जिस एटम का इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ उस एटम का तो अब क्या हो जाएगा? कटायन बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। ये जो मेटालिक आयन है, कटायन है, इनका पोजीशन तो फिक्स्ड है स्पेस में, और इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? लैटिस पॉइंट। तो अब मेटल का जब ओवरऑल स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो मेटल के ओवरऑल स्ट्रक्चर में आपको क्या नजर आएगा कि जहाँ तहाँ पॉजिटिवली चार्ज एटम है, कटायन है, जिनका फिक्स्ड पोजीशन, जिनका पोजीशन क्या है? फिक्स्ड है। और इलेक्ट्रॉन उसमें आर्बिट्रेरली फ्लोट करेगा, मूव करेगा, बिकॉज नाउ इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ एटम। अगर मोनोवैलेंट एटम है तब तो जितना एटम है उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज किया होगा, बाई वैलेंट है तो नंबर ऑफ कर्नल से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दुगना, और ट्राई वैलेंट है तो 3 गुना। यानी इन एनी सर्कमस्टांसेस या तो कर्नल के बराबर इलेक्ट्रॉन फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन होंगे, और नहीं तो उसका दुगना होंगे, और नहीं तो उसका तिगुना होंगे। यानी हर हाल में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी। तो अब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इलेक्ट्रॉन का सी है और उसमें जहाँ तहाँ कर्नल फ्लोट कर रहे हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी कहा गया। मेटल के इस स्ट्रक्चर को क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। जहाँ पर ये फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, क्या है? फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नेल है। अब जो भी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेसिस्टेंस वगैरह सब का कारण आप इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और रेसिस्टेंस जो है वो क्या है? इस कर्नेल के चलते इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में जो ऑब्स्ट्रक्शन अराइजेज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि मटेरियल पर डिपेंड करेगा एटम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या था, उससे डिपेंड करेगा वैलेंसी, उस पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कर्नल। तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कर्नल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कर्नल डिटरमाइन द
मेनी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ। तो मेटल का मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल यही है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। दूसरा एक बैंड थ्योरी ऑफ मेटल भी आया, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ना होगा तब। अब मेटालिक सॉलिड के बाद तीसरा हमारे सॉलिड आ गए कोवैलेंट नेटवर्क। इस कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम है, और वह एटम कोवैलेंटली बॉन्डेड हैं। एंड नेटवर्क इज फॉर्म, नेटवर्क का मतलब इंडलेस, नेटवर्क इज फॉर्म्ड मतलब इंडलेस स्ट्रक्चर है, हैविंग नो फिक्स्ड फार्मूला, हैविंग नो फिक्स्ड फार्मूला। इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लो कि हमने कार्बन का एलोट्रॉप हम लोग 9th-10th में पढ़े थे। कार्बन के 2 एलोट्रॉप पाए जाते हैं नेचर में, एक पाया जाता है डायमंड और दूसरा पाया जाता है ग्रेफाइट। तो कभी आपने डायमंड का फार्मूला पढ़ा क्या कि C5 C10 C11 या समथिंग एक्स? कभी ग्रेफाइट का फार्मूला आपने पढ़ा क्या कि C2 C3 C4 etc? नहीं, फार्मूला आपने नहीं पढ़ा। एक्चुअली कार्बन और ग्रेफाइट दोनों कोवैलेंट नेटवर्क मॉलिक्यूल हैं। इसमें वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं। अंतर दोनों के स्ट्रक्चर में क्या है कि डायमंड में कार्बन एटम टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं, यानी कि एक कार्बन एटम अपने अगल बगल के सराउंडिंग के 4 कार्बन एटम से टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होंगे। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का यूज करेंगे। जैसा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर आपका कितना है, 6 है, तो इस कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 में इसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। और ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर आपस में शेयरिंग करते हैं तो इस 4 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में सक्षम है। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने पर अगर 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में है और चारों का शेयरिंग कर लिया, तब यहाँ पर कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, यानी ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन बॉन्डेड स्टेट। यानी टेट्राहेड्रल ग्रेफाइट में क्या है, ऑल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोवैलेंटली बॉन्डेड, कोवैलेंट बॉन्ड पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, टेट्राहेड्रल है, और बॉन्ड एंगल इसके क्या होंगे, 109। 100। अब देखिए तो जरा ग्रेफाइट में क्या है कि कार्बन का एक प्लेन सीट हेक्सागोनल सीट स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें हर कार्बन अपने एडजेसेंट 3 कार्बन एटम से बॉन्ड बना। काफ़ी पिकुलियर है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। तो ग्रेफाइट में क्या होगा, हेक्सागोनल प्लेट टाइप का स्ट्रक्चर होगा, जिसमें हर कार्बन एटम अपने अगल बगल के 100 कार्बन से बंधा हुआ होगा। एक सीट के ऊपर दूसरे सीट होंगे, और 2 अलग अलग लेयर के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक होने के चलते दे कैन स्लाइड ओवर each other, and hence graphites are used as dry greasing agent, ड्राइंग एजेंट। अब देखिए तो ये कार्बन कितने कार्बन से बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3, हर डॉट कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब अगर कोई कार्बन 3 बॉन्ड अगर बना रहा है और उसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड पेयर के फॉर्म में आ गए। इस ग्रेफाइट में 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर इच कार्बन एटम। हर कार्बन एटम के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन था। इस 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन अगर कोवैलेंटली बॉन्डेड है, अब इसी कार्बन का देखिए अगल बगल में 1 2 और ये 3 कार्बन एटम से बॉन्ड बनाए, तो इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा फ्री, यानी कि ईच एंड एवरी कार्बन एटम हैज 1 free and mobile electron, and this is the reason behind graphite even if carbon is non-metal conducts electricity। यानी 1 इस फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते
ग्रेफाइट क्या होगा? कंडक्टर होगा। क्या होगा? कंडक्टर। जबकि डायमंड हमारे क्या हो गए? इंसुलेटर हो गए। क्यों इंसुलेटर हो गए? क्योंकि चारों बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका क्या है? बॉन्ड बना दिया। अब ग्रेफाइट के लेयर के बीच ये ऐसा नहीं कि फ्री इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। दो लेयर के बीच पीक वांडरवाल फोर्स हैं, और जिसके चलते अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर क्या कर जाएगा? स्लाइड। एंड हेंस ग्रेफाइट यूज्ड एज ड्राई ग्रीजिंग एजेंट। ड्राई ग्रीजिंग एजेंट। और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि हर कार्बन के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अब अगर मान लो कि इस कार्बन के पास एक मैं फ्रेश स्ट्रक्चर बना रहा हूं, अब इस कार्बन एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी फ्री। तो इसके अगल बगल में जो तीन कार्बन एटम थे, 1, 2 एंड 3, तो ये सेंट्रल कार्बन एटम फर्स्ट के साथ भी यहाँ भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो लग रहा है कि एक पाई बॉन्ड बना ले। यहाँ अनपेयर्ड, यहाँ अनपेयर्ड, तो यहाँ भी एक पाई बॉन्ड की प्रोबेबिलिटी। यहाँ अनपेयर्ड और यहाँ अनपेयर्ड, तो यहाँ भी एक पाई बॉन्ड की प्रोबेबिलिटी। एक ही ऑर्बिटल जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या तो पाई बॉन्ड इसके साथ बनाएगा या इसके साथ बनाएगा। लेकिन जितना दूर फर्स्ट कार्बन एटम उतना ही दूर पर सेकेंड कार्बन एटम, उतना ही दूर पर थर्ड कार्बन एटम इक्वी डिस्टेंटली है। इसलिए प्रोबेबिलिटी तीनों कार्बन एटम के ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग का क्या है? सेम। इसलिए पार्शियल ओवरलैपिंग होगा, यानी कुछ पाई बॉन्ड यहाँ भी बनेंगे, कुछ पाई बॉन्ड यहाँ भी बनेंगे, और कुछ पाई बॉन्ड यहाँ भी बनेंगे। यानी कि कोई भी कार्बन एटम में पार्शियल पाई बॉन्ड हर डायरेक्शन में होंगे, जितने भी उसके अगल बगल के कार्बन एटम हैं। यानी डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एग्जिस्ट ग्रेफाइट। मेन थिंग क्या है? डीलोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर इस ग्रेफाइट और डायमंड को फार्मूला अगर हम लोग देखें तो कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है। इंडेलेस, इसके बगल के कार्बन फिर 4 कार्बन एटम से टेट्राहेड्रली अरेंज्ड, इसके कार्बन फिर बगल के कार्बन से 4 टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। यहाँ पर देखो, ये फिर बगल में अगर 3 कार्बन से मिलकर के फिर स्ट्रक्चर बनाएगा, या भी फिर थर्ड कार्बन से मिलकर के स्ट्रक्चर बनाएगा। यानी एक्सपेंशन का कहीं भी चांस है स्टॉप नहीं हो रहा है। यानी मिलियन बिलियन ऑफ कार्बन एटम में अरेंज्ड इन चेन इन नेटवर्क फॉर्म, एंड दे एग्जिस्ट इन नेचर एज ए सॉलिड। तो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू नेटवर्क का फॉर्मेशन करेंगे। नेटवर्क विल बी फॉर्म्ड थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, थ्रू शेयरिंग, और इसलिए इस सॉलिड का नाम पड़ा क्या? कोवैलेंट नेटवर्क। अगला जरा ध्यान से देखिए, ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है कार्बन का, इसमें कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। आप थोड़ा सा 11th में पढ़े होंगे, उसको मैं रिवाइव करा रहा हूँ कि जब कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, ड्यू टू ए स्मॉलर साइज, is carbon carbon bond enthalpy is quite high, and this is one of the strongest bond existing in nature। और इसलिए हम लोगों ने 9th-10th में भी पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेचर में सबसे ज़्यादा पाए जाने का कारण क्या था? 3 कारण वहाँ बतलाया था। एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कार्बन कार्बन के साथ मिलकर के बहुत लंबा स्ट्रक्चर बना सकता है, स्ट्रेट चेन बना सकता है, ब्रांच बना सकता है, साइक्लिक बना सकता है। यह सिर्फ कार्बन के पास ऐसा प्रॉपर्टी था। उसके सबसे बड़े कारण क्या थे? कि उसके बॉन्ड एंथैल्पी काफ़ी हाई होते हैं। यानी कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड जो है वह क्या है? काफ़ी स्ट्रांग है, बॉन्ड एंथैल्पी हाई है। परहैप्स आप कह सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड एग्जिस्टिंग इन नेचर। इसलिए प्रकृति में कार्बन के कंपाउंड सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था, कार्बन कार्बन के कंपाउंड के सबसे ज़्यादा पाए जाने का कारण आइसोमेरिज्म। एक ही फॉर्मूला के डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट कंपाउंड पाए जाएंगे। अब जरा देखिए, इस डायमंड में कार्बन टेट्रावैलेंट है, हाईएस्ट वैलेंसी 4 कार्बन का हो सकता है, 4 है। चारों बॉन्ड सिंगल हैं, यानी कोई पाई बॉन्ड नहीं है, ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा।
आप पढ़े होंगे तो 11th में आप ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में आपको पता है कि जब भी दो एटम के बीच अगर कोई सिंगल बॉन्ड होता है तो वह बॉन्ड निश्चित रूप से सिग्मा, और अगर किसी दो एटम के बीच अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होंगे और बाकी पाई। तो अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड है किसी दो एटम के बीच तो दो एटम के बीच सिग्मा एक ही बन सकता है, यानी बाकी के दोनों बॉन्ड जो हैं वो क्या हैं, पाई बॉन्ड। आपको यह भी पता होगा कि सिग्मा बॉन्ड जो है वह हेड ऑन ओवरलैपिंग के चलते बनता है और पाई बॉन्ड लैटरल ओवरलैपिंग के चलते बनता है, इसलिए पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा। और पाई के अबाउट रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड। जैसे ही रोटेट करेंगे लैटरल ओवरलैपिंग क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। अगर इसको ओवरलैप करा इसको रोटेट करा दीजिए तो ओवरलैपिंग ब्रेक, लेकिन इसके रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हेड ऑन ओवरलैपिंग है, इसको हम रोटेट भी करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक करने वाला नहीं है। तो सभी सिग्मा बॉन्ड हैं। तो कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई होते हैं। कार्बन कार्बन स्मॉल एटम होने के चलते बॉन्ड एंथैल्पी हाई है, तो इसका बॉन्ड एंथैल्पी भी हाई है और सभी बॉन्ड सिंगल भी हैं, और इसलिए डायमंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, द हार्डेस्ट मटेरियल अवेलेबल ऑन अर्थ, हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल, द हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल। दूसरा देखिए जरा, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही बना हुआ है, लेकिन यहाँ 4 बॉन्ड कार्बन का बनना चाहिए था, 3 ही बना, तो नंबर ऑफ बॉन्ड कमने से स्ट्रेंथ कम गया। दूसरा जो कोवैलेंट नेटवर्क, जो नेटवर्क है वह लेयर बाय लेयर डिफ्रेंशिएटेड है। अगर यहाँ भी अगर कोवैलेंट बॉन्ड रहता तब कुछ और स्ट्रेंथ बढ़ता, लेकिन एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच वीक वैन डर वाल फोर्स है। यहाँ जितना भी आप लेयर बनाते जाएंगे, जितना भी नेटवर्क बनाएंगे, सभी कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू प्रोपेगेट करेंगे, और इसीलिए कार दूसरा बॉन्ड यहाँ पाई बॉन्ड है, डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड इज मच वीकर देन सिग्मा। अगर कहीं पार्शियल बॉन्ड है तो यह पाई बॉन्ड सिग्मा से क्या होंगे, वीकर। तो नंबर ऑफ बॉन्ड भी डायमंड से ग्रेफाइट में कम, और सिग्मा के रेस्पेक्टिवली पाई बॉन्ड भी क्या है, वीकर है, और इसीलिए डायमंड द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, whereas graphite is soft in nature, and that's why using as greasing agent, dry greasing agent, to protect the friction between the particles, the parts of masonry। आगे देखिए, अब इस कोवैलेंट नेटवर्क, आयोनिक सॉलिड, मोलेकुलर सॉलिड, और आपने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा, इस क्लासिफिकेशन में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। जो मेटालिक सॉलिड थे उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ना तो एटम थे ना कटायन एनायन थे, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या थे, कर्नेल और इलेक्ट्रॉन। जो मोलेकुलर सॉलिड था उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या थे, मोलेकुल थे। वो मोलेकुल कोवैलेंट भी हो सकते हैं, वो मोलेकुल पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डेड भी हो सकते हैं। तीसरा, आयोनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके चलते उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे। दे आर एग्जिस्टिंग इन नेचर एज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि ऑल आयोनिक सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। जितने भी आयोनिक सॉलिड होंगे सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, बट इन मोल्टेन स्टेट दे कंडक्ट सिलेक्ट। क्वेश्चन यहाँ से राइज कर सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट आयोनिक सॉलिड है, इसलिए बार बार लास्टली भी उसको रिवाइज करा रहा हूँ। जो भी कटायंस और एनायंस हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से विथ हेल्ड होंगे। द सॉलिड स्टेट में दे आर नॉट फ्री टू मूव एंड हेंस डज नॉट कंडक्ट सिलेक्ट। लेकिन जब मोल्टेन स्टेट या सॉल्यूशन के फॉर्म में लाएंगे तो कटायन और एनायन क्या हो जाएंगे, फ्री टू मूव, और फ्री एंड मोबाइल कटायन एंड एनायन रिजल्ट्स इन फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया विच रिजल्ट्स इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब भी आयन को पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होंगे, और उसके कारण थे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। पोलर सॉल्वेंट कटायन एनायन को चारों तरफ से सराउंड करके एक नेट अट्रैक्टिव फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसके चलते एनर्जी रिलीज होता है, और वह रिलीज एनर्जी रिजल्टिंग इन हायर स्टेप। मेटल्स के जितने कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वे सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते हैं। वही कैरेक्टरिस्टिक फीचर ग्रेफाइट में भी है। ग्रेफाइट में भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, वन फ्री इलेक्ट्रॉन टू ईच कार्बन, वन फ्री इलेक्ट्रॉन टू इंटायर क्रिस्टल नहीं,
1 फ्री इलेक्ट्रॉन टू ईच कार्बन, और हर कार्बन में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होने के चलते अगर मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ग्रेफाइट भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ फॉलोइंग नॉन मेटल इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो चारों तरह के जो सॉलिड थे, मोलिकुलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड एंड कोवैलेंट नेटवर्क का आइडिया आपको स्नैपशॉट में दिया होगा। अभी हम लोग छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से आपको स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को, सो दैट कि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप टॉपिक को बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ सकें। अब हम लोग अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में शुरू करेंगे क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल का हम लोग को डिटेल पढ़ना है। उस क्यूबिक यूनिट सेल का नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। उसके भी यूनिट सेल से हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे या पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ेंगे, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल पढ़ने के बाद हम लोग एबल हो जाएंगे किसी भी यूनिट सेल के डेंसिटी और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल के बीच के रिलेशन को। इस पूरे चैप्टर में एक ही फार्मूला है, डेंसिटी एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल, एकमात्र फार्मूला है जिस पर न्यूमेरिकल पूछे। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वे सभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल के लिए सिर्फ एक फार्मूला। तो इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ने का एक एडवांसमेंट यह है आपका कि एक फार्मूला पर अगर 5-7 न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन तो पक्का बना देंगे हर एग्जाम में। अभी लास्ट में आईआईटी का एग्ज़ाम हुआ है, चूँकि आप लोग 12th के स्टूडेंट हैं तो आई होप कि आप लोग अवेयर हैं, आगे चल करके आपको आईआईटी के एग्ज़ाम देने हैं। तो इस बार जेई मेंस के जो भी 5-7 सेशन में एग्ज़ाम हुए हैं यूट्यूब चैनल पर ओपन भी किया है डिस्कशन। तो हर चैप्टर में देखिएगा कि हर सेशन में एक क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से जरूर रहा है, और उसमें या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन सिंपली वॉइड वगैरह के बारे में रहा है, और नहीं तो वही डेंसिटी और मास वाले फार्मूला, डेंसिटी और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल के फार्मूला। तो काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। कोई भी क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट नहीं होगा, काफ़ी आसान होंगे। यानी इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद एकमात्र ऐसा चैप्टर है में मल्टीपल क्वेश्चंस के बनने की। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी क्या था, थोड़ा पढ़ करके बहुत आसानी से हम लोग क्वेश्चन बना, नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होते थे, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर 1-2 क्वेश्चन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पूछ रहा है तो फिर फिजिक्स में भी पूछता था, मॉडर्न फिजिक्स में भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है। तो वैसे ही सॉलिड स्टेट काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉकटेल चैप्टर है। इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे विदाउट पेन एंड पेपर आप कर सकते हैं। 99% क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं, और 1% चांस है न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आने का। उसका एक ही फार्मूला है, उसमें कोई मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है, तो कोई उसमें कन्फ्यूजन का बात नहीं। इस चैप्टर में 5-5, 10-10 फार्मूलाई होते हैं, वहाँ एक कन्फ्यूजन होता है कि ये फार्मूला लगाएं कि वो फार्मूला लगाएं कि वो फार्मूला लगाएं। लेकिन जिस चैप्टर में एक ही फार्मूला है तो वहाँ फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करें। तो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। उसके साथ साथ हम लोग यूनिट सेल पढ़ेंगे, लैटिस पॉइंट पढ़ेंगे एंड क्राइटेरिया डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ यूनिट सेल, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट सेल या ब्राइविस लैटिस। तो आप लोग अभी आज के वीडियो लेक्चर को देखेंगे, उसके बाद जैसे ही कुछ थोड़ा सा हम लोगों का डिस्कशन आगे की ओर प्रोग्रेस होगा। अब हम लोग डेली करेंगे क्या कि 2-3 वीडियो लेक्चर के बाद एक कंप्लीट सेशन क्वेश्चन सॉल्विंग का रखेंगे, और उसमें जहाँ जहाँ आपको डिफ़िकल्टी होगी उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बीच बीच में एज ए डीपीपी आपको दिए जाएंगे। डीपीपी जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, उसमें जहाँ भी डिफ़िकल्टी होगी तो हम लोग फिर से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्विंग को आपको कंटिन्यू रखना है। इतना भी आप थोड़ी पढ़ लें उससे उतना भला नहीं होगा जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस से होगा। इसलिए कि एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन ही पूछना है, तो कोई कहेगा नहीं कि एक्सप्लेन, कुछ उस तरह का है नहीं, सभी एमसीक्यू एग्जाम देने हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर वे में, उतना ज़्यादा आपका अच्छा रिजल्ट होगा। तो आज आप इसको इतना वीडियो को ध्यान से 1-2 बार देखें। अगर कहीं कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ लगता है कि जो आपके पास एज ए नोट्स होने चाहिए, तो आप वीडियो को पॉज करके उसका नोट्स आप रिटर्न करेंगे। अगर डीपीपी मोड में हम लोग डीपीपी देंगे उसके क्वेश्चन को भी आप अपना एक अलग फाइल बनाएंगे।
हो सकता है हम लोग अगले क्लास से स्लाइड शो पर पढ़ाएं, तो उसमें भी जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे आपको लिखने हैं। वीडियो लेक्चर को अगर सुनने का एक कभी मतलब नहीं होता है कि ऐसे ही ईयरफोन लगा लिए और सुन रहे हैं। आपको जो भी पॉइंट पेकुलियर लगे जो बुक में उतना इजीली नहीं दिए हुए जितना डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको आपको नोट डाउन करना है। वीडियो को 1-2 सेकंड के पॉज करके उसको लिख लेना है। उससे जो आपका रिवीजन नोट्स बनेगा वो काफ़ी शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा आपका आउटपुट दे। अगर अब आपको सॉलिड स्टेट रिवाइज करना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा 12 लेक्चर है तो 12 लेक्चर दीजिए। अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉज कर करके अगर लिखते जा रहे हैं तो एट लास्ट क्या होगा, 1 और 2 पेज में मैक्सिमम आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाएंगे। तो जब सेकेंड टाइम्स थर्ड टाइम्स आपको रिवीजन करना होगा तो हर बार 12 घंटे का वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। वो जो 2-4 पेज का आपने नटसेल बनाया है या जिसको आप सेल्फ मेड समरी कह सकते हैं, वही आपके काम। सेल्फ मेड समरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके अच्छे रैंक लाने के लिए और कम्पिटिटिव एग्जाम में कम्पीट कर। तो आप 2 वीडियो अभी तक हमने सॉलिड स्टेट का डाला है, दोनों वीडियो को एक बार 2 बार आप देखेंगे। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगता है उसको आप सेल्फ मेड समरी टाइप का बना, बहुत लेंदी बनाने का ज़रूरत नहीं है, जितना आप तो शॉर्टकट में बनाएं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट और वाइटल पॉइंट कहीं मिस, उसको आप लोग बनाइए। आगे हम लोग एक वीडियो और डिस्कस करने के बाद टीपीपी देंगे। अभी कुछ क्वेश्चन टाइप का वैसा नहीं आया है। हाँ, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी का फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, तो हम लोग सारा क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, टीपीपी, जो आपके टेस्ट रेगुलर बेसिस पर होंगे, उन सभी को यहाँ डिस्कस किया जाएगा। ये सभी फायदे आपको मिले। ओके, थैंक यू वेरी